अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लेक्चर है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में। इसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक साइज और इनके ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म तो एक ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बारे में एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज कॉल्ड एज स्लेटर्स रूल। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बाकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इस पे ही डिपेंड करती हैं। वो हम आगे प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। एटॉमिक रेडियस सिंपल है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सराउंडिंग आउटर एजेस ऑफ द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल तो कोई बिल्कुल फिक्स नहीं होता, तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर शेल्स और आउटर वैलेंस शेल्स के जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जहां तक इफेक्ट होगा आउटर एजेस होगा, तो वहां तक डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो एटॉमिक रेडियस है। इसका रेडियस ज्यादा होगा, साइज उसका ज्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस टर्म ज्यादा प्रॉपर है। Atomic size in periodic table is influenced by the electronic configuration, कि कितने शेल्स हैं और जो है उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेल्स जो है वो कंप्लीटली फील्ड हैं, हाफ फील्ड हैं, या वो फील्ड नहीं है, ये इन सब पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ एन एटम प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उनमें सबसे पहला जो है मेन फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड एज शेल। एन से शो करते हैं इसे। आगे हम फैक्टर्स देखते हैं। यूनिट जो है वो इतना छोटा यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ये ऐसा यूनिट जो है वो मीटर का कोई भी सब यूनिट है। ऐसा यूनिट, वैसे तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, लेकिन मीटर तो अब बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए नैनोमीटर या पिकोमीटर कहते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं आएगा, तो एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर हम नैनोमीटर की बात करेंगे तो 0.1 नैनोमीटर या 100 पिकोमीटर होता है। तो यूजली एटम्स का साइज जो है हम नैनोमीटर्स में लेते हैं। 0.2 से लेके ऑनवर्ड जो है इससे थोड़ा ज्यादा जो है एटॉमिक एटम्स का साइज होता है। फैक्टर्स पे आते हैं। नंबर ऑफ शेल्स पहला फैक्टर है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, शेल्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल एक ही बात है। शेल्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल अलग चीज है। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, शेल्स की तादाद ज्यादा होगी, तो डेफिनेट बात है साइज भी ज्यादा होगा। पोटेशियम के 4 शेल्स हैं तो इसका साइज ज्यादा है, सोडियम के 3 शेल्स हैं, इसका साइज कम है। न्यूक्लियर चार्ज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम आगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिटेल से देखेंगे। न्यूक्लियर चार्ज है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। अब साइज जो डिपेंड करता है वो सबसे मेन फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। उसमें न्यूक्लियर चार्ज ये है कि जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपने करीब खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे रिजिड फिक्स नहीं होते कि यहीं पे रहने हैं, आगे पीछे नहीं सकते। न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को करीब खींच लेंगे, न्यूक्लियस पे चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाते हैं। As nuclear charge increases, atomic radius decreases due to an increase in the attractive force on the outermost electrons. Outermost electrons जितने भी हैं, न्यूक्लियस ने उन्हें अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। सोडियम, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एटॉमिक जो है न्यूक्लियर चार्ज वो कम है, तो इसका साइज ज्यादा है। और मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका साइज कम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं मैग्नीशियम में जो खींचने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ शेल सेम है। नंबर ऑफ शेल सेम है, 3-3 शेल्स हैं, सोडियम में भी और मैग्नीशियम में भी। जब 3 शेल्स हैं, इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे और इसमें 12 पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। नंबर ऑफ शेल्स जो है पहला फैक्टर है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ शेल्स सेम हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं आगे हम। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ये क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। शील्ड होता है घेरा डाल लेना, शील्ड किसी चीज को प्रोटेक्ट कर लेना। स्क्रीनिंग भी यही है, स्क्रीनिंग का छन के जाना आगे किसी चीज का। होता यह है कि एक एटम है उसमें 4-5 शेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करते हैं तो साइज ज्यादा हो जाता है। या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसके इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं। जब उसके इर्द गिर्द घेरा डालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस तक उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ज्यादा होनी चाहिए, इनकी वो कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। जितनी ये इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज्यादा होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक कम होगी, साइज ज्यादा होगा। In atoms with more electrons and particularly more electronic shells, inner orbits decreases the attraction between electrons in outer orbit and the nucleus. Inner orbit के electrons जो हैं वो कम कर देते हैं attraction को जो वैलेंस शेल या आउटर ऑर्बिट और न्यूक्लियस की होती है। हम कह सकते हैं इनर ऑर्बिट स्क्रीन और शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर ऑर्बिट। और अब नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक शेल के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग एबिलिटी वो किसमें होगी? वो S की ज्यादा होगी, P की कम होगी, D की और कम होगी और F की और भी कम होगी। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है ये वाला, यहां तक उसकी अट्रैक्शन डायरेक्ट पहुंच रही है, कोई दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस तक तो अट्रैक्शन है लेकिन ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो है इन्हें रिपेल भी कर रहे हैं। तो दैट ये है शील्डिंग शेल्स की। और अगर ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो S की शील्डिंग ज्यादा है, P की कम, D की उससे कम, F की उससे भी कम। इसकी रीजन भी आगे ये है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। इससे हमें पता चल जाएगा कि S की शील्डिंग ज्यादा क्यों है। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं, अंदर धुंस रहे हैं। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की आसान सी डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या आप यूं कह लें ऑर्बिटल टू गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल की एबिलिटी न्यूक्लियस से करीब आने की। इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन इज डिफाइंड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम कहते हैं नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी न्यूक्लियस से करीब होगी हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन उतनी ही ज्यादा है। विद इन सेम शेल, एक शेल के अंदर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन S की ज्यादा है, P की कम, D की उससे कम, F की उससे कम। S की पेनिट्रेशन ज्यादा है तो S करीब होगा, पेनिट्रेशन ज्यादा तो साइज कम, इसलिए ये इनवर्स रिलेशन है जो अभी हमने इससे पीछे भी देखा है। इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर पेनिट्रेशन एक्सपीरियंस लेस शील्डिंग कम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हम आगे देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि वो करीब है। एक तो ये बात हो गई, और उसका साइज कम होगा। लेकिन ये खुद क्या करेगा? बट शील्ड अदर इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा शील्ड करेगा क्योंकि न्यूक्लियस से करीब आएगा, न्यूक्लियस को ज्यादा शील्ड कर लेगा। Atomic radius is inversely proportional to the penetration of orbitals because electrons get shifted towards nucleus and experience a greater pull by it। तो एक ही शेल के अंदर S के अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो उनका साइज कम होगा। अगर जस्ट S ही है, उनमें P नहीं है, अगर P में आएगा तो साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो D में आएंगे, तो उस एक ही शेल की बात करें तो उसका ओवरऑल साइज ज्यादा हो जाएगा, और अगर F में आएंगे तो साइज और ज्यादा हो जाएगा, शेल सेम ही रहे तो। ये है इंपॉर्टेंट टर्म इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बाकी सारी जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहां पे भी ये इफेक्टिव है। और बाकी जो सारे हैं, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, सबको सम अप करके हम एक ही फैक्टर अगर हम देखें तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट निकाल के बाकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बचती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं तो क्या उन 11 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन सारी की सारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचती है या नहीं? Net positive charge experienced by an electron in a multi-electron atom, that is called as effective nuclear charge. ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कुछ शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये इसको इलेक्ट्रॉन, ये इस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का पुल जो है, अट्रैक्शन जो है, इस इलेक्ट्रॉन तक उतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि सारी की सारी नहीं होती, कम हो जाती है। और जो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बाहर है, ये न्यूक्लियस को शील्ड ही नहीं करती। The term effective is used because shielding effect of negatively charged electron prevent higher orbital electron from experiencing the full nuclear charge। कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कंप्लीट या फुल न्यूक्लियर चार्ज वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि रिपेलिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इट इज डिनोटेड बाय जी एस्टेरिक या जी इफेक्टिव। अब यहां से हम एग्जांपल कैलकुलेट करके देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है। इन एन एटम विद वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेट बात है उसमें न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फुल चार्ज जो है पॉजिटिव न्यूक्लियस का वो एक्सपीरियंस करेगा। और इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कूलम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 एक चार्ज Q2 ओवर R स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। और लेकिन एक एटम जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो those are simultaneously attracted to the positive nucleus, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है, और उसके अंदर वाले इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स उन्हें रिपेल भी कर रहे हैं। तो Z इफेक्टिव इट इज इक्वल टू Z जो न्यूक्लियर चार्ज है माइनस सिग्मा, सिग्मा इट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसे समटाइम S से भी शो करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा प्रॉपर टर्म है, Z है एटॉमिक नंबर। तो यहां से हम नेक्स्ट है स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल यूज किया जाता है एक एटम में किसी भी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है उस पे शील्डिंग इफेक्ट कितना है और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स हैं तो फोर्थ शेल तक फॉर एग्जांपल जस्ट कि वो 19 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन पहुंच रही है एज सच, या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कम पहुंच रही है। तो स्लेटर्स रूल यूज करते हुए हम शील्डिंग कांस्टेंट फाइंड करेंगे। पहले हम रूल पढ़ते हैं कि किसी भी शेल में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल में है तो वो उस पर शील्डिंग इफेक्ट कितना है, वो कितना शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है।
तो जिस इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन करना उसको छोड़ दें, उसके अलावा उसी शेल में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनको 0.35 से मल्टीप्लाई कर लें, उनकी कंट्रीब्यूशन 0.35 है। nth शेल का मतलब है जिसमें हम फाइंड करना चाहते हैं, उससे इनर वाले में जाए n-1 में आ जाएं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 0.85 है। और उसके बाद जितने भी इनर शेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये 5th शेल है तो 5th शेल का एक इलेक्ट्रॉन का हम फाइंड करना चाहते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होंगे उनको 0.35 से मल्टीप्लाई करें, उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। 4th शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको 0.85 से मल्टीप्लाई करें, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। और उससे जो बाहर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि वो शील्डिंग इफेक्ट कॉज नहीं करते। शील्डिंग इफेक्ट जस्ट इनर वाले ही कॉज करते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट यही नहीं है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ही अप्लाई होता है। शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, अगर 3 शेल्स हैं अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अंदर वाले दोनों शेल्स थर्ड वाले पे जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। अगर 6 शेल्स हैं तो 6 वाला शेल जो है वैलेंस शेल होगा, उस पे अंदर वाले 5 शेल्स जो हैं वो शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। जो उसी के अंदर 5th होगा उस पे भी शील्डिंग इफेक्ट हो रही होगी। और अगर ये अलग से है एक पॉइंट, इफ सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s ऑर्बिटल, पहले ही शेल का, there will be a contribution of 0.30 from other single electron। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर हम फाइंड करना चाहें कि इस पे शील्डिंग इफेक्ट कितना है 1s2, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर है, तो जो एक के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं, जो दूसरा रह जाता है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.3। तो ये शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं जिस शेल को। n-1 वाले इलेक्ट्रॉन्स को 0.85 से मल्टीप्लाई कर लें और इनर शेल्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये एक सिंपल फार्मूला है। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाती है। ये एग्जांपल है, कैलकुलेट सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड शील्डिंग इफेक्ट फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटाशियम 19। अब पोटाशियम के अंदर 19 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 यहाँ पे होना था, 2s2 ये था, और 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब हम ये वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, हम ये देखते हैं कि इस पे ये 19 प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ तक कितनी पहुंच रही है, 19 की ही पहुंच रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 19 है या कम है। तो सिग्मा फॉर 4s1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, इसमें 4th शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0.35 को मल्टीप्लाई करें, जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। उससे n-1 वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको 0.85 से मल्टीप्लाई कर लें, और अंदर वाले बाकी सारे शेल्स हैं इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 16.8। तो Z इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय 4s इलेक्ट्रॉन, 19 टोटल था, एटॉमिक नंबर उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालें तो 2.20। तो यहाँ से देख लें कि ये 4s इलेक्ट्रॉन तक जस्ट 2.20 प्रोटॉन की अट्रैक्शन जो है वो पहुंच रही है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर रहा है वो 19 नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है वो बल्कि 2.20 है। इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और अगर ये तो पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन s में या p में हो, अगर इलेक्ट्रॉन d या f में हो तो थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली, शील्डिंग कांस्टेंट एक्सपीरियंस बाय 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन, ये समराइज भी किया हुआ है। s और p के इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल,
जिस शेल में फाइंड करना चाहते हैं उसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को 0.35 से मल्टीप्लाई करें, इनर वाले को 0.8 से, बाकी जितने भी रह जाएंगे उनको 1 से। तो डी और एफ के लिए ये रूल और सिंप्लीफाई हो जाता है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको 0.35 से मल्टीप्लाई करें और बाकी जो इनर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन है उनको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रोमीन है, इसका एटॉमिक नंबर 35, तो ये हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पे कभी फिर बात करेंगे, अलग से लेक्चर लेंगे कि यहाँ 4s2 पहले लिखा है 3d बाद में लिखा है। फर्स्ट शेल ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। हम फाइंड करेंगे 3d, किसी 3d का किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और शील्डिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको इग्नोर कर देंगे। डी में एक इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन हैं उनको 0.35 से मल्टीप्लाई कर लें जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा है, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इनको 1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हमारे पास एस सिग्मा या इसकी वैल्यू आ जाती है शील्डिंग कांस्टेंट की 21.15। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा 35 माइनस 21.35, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि 13 के राउंड अबाउट होगी, 13.65 यानी कि डी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के अंदर उन पे जो न्यूक्लियस का इफेक्ट लग रहा है वो 13.65 इलेक्ट्रॉन्स का लग रहा है इंस्टेड ऑफ 35। दैट इज स्लेटर्स रूल। तो ट्रेंड इन प्रोबेबिलिटी टेबल बहुत आसान है। जनरली ये लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है और टॉप टू बॉटम दो ही ट्रेंड हम पढ़ते हैं, ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई विद इन अ ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे तो साइज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स तक कम हो जाएगी। अब ये जो एटॉमिक रेडियस या साइज में इंक्रीज होता है, ये लोअर एटॉमिक नंबर वाले में, फॉर एग्जांपल लिथियम सेकंड पीरियड में है, सोडियम थर्ड में है, पोटाशियम फोर्थ पीरियड में है, ग्रुप एक ही इन सबका, तो ये ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन जब हम पोटाशियम से रुबिडियम या रुबिडियम से सीजियम और फ्रेंसियम में जाते हैं तो ये जो इंक्रीज है ये इतना ज्यादा नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि लिथियम से सोडियम में जब आते हैं तो एटॉमिक नंबर में 8 इंक्रीज होता है, सोडियम से जब पोटाशियम में आते हैं तो भी एटॉमिक नंबर जो है वो 8 इंक्रीज होता है। लेकिन पोटाशियम से जब हम रुबिडियम में जाते हैं या रुबिडियम से सीजियम में जाते हैं हम, तो एटॉमिक नंबर में 18 इंक्रीज होता है। नो डाउट नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होते ही हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ जब 18 प्रोटॉन्स भी ऐड हो जाएंगे तो वो न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज्यादा खींचने की ट्राई करेंगे। तो और सीजियम से जब फ्रेंसियम में जाएंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। सीजियम से जब हम, ये सीजियम है, यहाँ पे होना चाहिए था, ये एस है। सीजियम से जब फ्रेंसियम में जाएंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। शेल एक इंक्रीज होगा सब में बारी बारी, लेकिन जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यहाँ पे 18 और यहाँ पे जब 32 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो जो इंक्रीज है एटॉमिक साइज में वो इतना ज्यादा नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस विद इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, तो साइज जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट निग्लिजिबल होगी क्योंकि शेल्स, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड होते हैं, इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होते। और ये जो डिक्रीज है ये सबसे ज्यादा होती है सेकंड और थर्ड पीरियड में। फर्स्ट में तो जस्ट दो ही है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड जो है शॉर्ट पीरियड्स हैं, उनमें ये डिक्रीज लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज में डिक्रीज बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते।
ये सेकंड और थर्ड है। लिथियम से नियोन, लिथियम का साइज देखें 0.152 है नैनोमीटर, और यहाँ पे और नियोन का साइज है 0.7, यानी कि हाफ से भी कम हो गया। यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे आर्गन है। सोडियम में भी 3 शेल्स हैं और आर्गन में भी 3 शेल्स हैं, लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 18 होगा, यहाँ पे 11 होगा। शेल्स उतने ही हैं, तो आर्गन में साइज जो है वो कम होगा। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन मेटल जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस स्लाइटली। इसकी रीजन ये है कि s इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और जस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज होते रहते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर शेल में होते हैं, पेनल्टीमेट शेल में होते हैं, वैलेंस शेल से अंदर वाले में, और इलेक्ट्रॉन इसी में फिल होते हैं। कोई नया शेल क्रिएट नहीं होता। लेफ्ट टू राइट वैसे भी कोई नया शेल क्रिएट नहीं होता। और ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती। जब शील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो इन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक ज्यादा होगी। सो द एटॉमिक रेडियस डज नॉट चेंज एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। तो एटॉमिक रेडियस को इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। ऐसा ही है कि जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना या ना होना इक्वल हो, तो वैसा ही है तकरीबन कि डी इलेक्ट्रॉन जो हैं नो डाउट वो एक तो इनर शेल में ऐड होते हैं, फिर वो कोई शील्डिंग नहीं करते। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा शील्डिंग होनी चाहिए, ज्यादा शील्डिंग होनी चाहिए तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक कम होनी चाहिए, साइज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। शील्डिंग अच्छी नहीं है तो एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इसी तरह ही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। A gradual decrease in atomic and ionic size of lanthanoids with increase in atomic number from left to right। इसकी रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स है। ये s जो d कॉन्ट्रैक्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनसे ये ज्यादा है। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे इंक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4f सब शेल में ऐड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है 4f सब शेल में ऐड होते हैं, वो भी पेनल्टीमेट शेल है जिस तरह डी ब्लॉक या स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन में देखा हमने। तो वो भी इतना अच्छा कोई शील्ड करते ही नहीं है, और शील्डिंग इन 4f सब शेल इज लेसर, और इसकी शील्डिंग जो है वो d से भी कम है। जब शील्डिंग कम होगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है या डिक्रीज इन साइज जो है वो d की निस्बत ज्यादा हो जाएगा, मीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी। विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द वैलेंस शेल इज पुल्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जी क्या है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो वैलेंस शेल में ऐड नहीं होते बल्कि वो पेनल्टीमेट शेल में होते हैं। 4f सब शेल होगा उसका, शेल में आगे जो सब शेल होगा, और उसकी शील्डिंग नहीं होगी। मीन वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना काज नहीं करेंगे कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक कम हो जाए, ऐसा नहीं वो करेंगे। जब वो करेंगे नहीं तो फिर जो है वो वहां तक या शील्डिंग कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो साइज ज्यादा हो जाएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, डिक्रीज इन साइज है। तो अस्सलाम वालेकुम।